नाज़रीन आदाब, वरदान के एक और शुमारे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद फ़याज़। नाज़रीन, आप जानते हैं इस प्रोग्राम की वसातत से हम आपको मालूमात फ़राहम करते हैं इनफर्टिलिटी के मामलात के सिलसिले में, और IVF का तरीक़ा इलाज क्या है उससे हम आपको बाखबर करा देते हैं। एक और मौजू के साथ हम आज फिर हाज़िर खिदमत हैं। जिस तरह से हमने पिछले एपिसोड में बात की PCO एंड एंडोमेट्रियोसिस के सिलसिले में, और आज हम बात करेंगे कि फाइब्राइड के सिलसिले में कि फाइब्राइड की बीमारी जो है ये कौन सी बीमारी है, और फिर इसमें जो IVF का तरीका इलाज है वो क्या है। ये खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। हमारे साथ आज भी वही डिस्टिंग्विश्ड पैनल मौजूद है। डॉक्टर अमनदीप कौर साहिबा, आपका वेलकम है हमारे प्रोग्राम। थैंक यू सर। इनके साथ डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा हैं जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर वरदान IVF क्लिनिक है। आपका भी हमारे शो में खैर मकदम है। डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा, आगाज़ में हम इस जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने पिछले एपिसोड में हमें समझा दिया PCO के हवाले से या एंडोमेट्रियोसिस के हवाले से, तो आज एक और डिजीज़ के हवाले से हम बात करना चाहेंगे कि जो फाइब्राइड है ये किस तरह की बीमारी है और किस तरह से पता चले कि फाइब्राइड है। इससे आप आगाज़ कीजिए। जी सर, पहले एपिसोड में जैसे हमने डिस्कस करा था PCOS एंड एंडोमेट्रियोसिस वो ओवेरियन फैक्टर फॉर इनफर्टिलिटी और डिजीज में रोल में प्ले कर रहे थे। जी। आज का जो मुद्दा है वो है यूट्रस से रिलेटेड। दैट मीन्स कि यूट्रस में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जा सकती हैं हमें। तो आज हम यूट्राइन फैक्टर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइब्रॉइड, उसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज एडिनोमाइसिस भी होता है यूट्रस में। और अगर बात करते हैं फाइब्रॉइड्स की, तो जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो जो हमारे मसल्स होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, एक जगह पे वो ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं जी। वो एक फाइबर्स के पैटर्न में बढ़ने लगते हैं और उसी जगह पे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जो फाइब्रॉइड्स होते हैं इनके डिपेंड करता है कि वो कौन सी लोकेशन पे है। यूट्रस एक कमरे की तरह है, जहाँ कह ले कि ऐसा एक जगह है जहाँ पे बच्चे ने, जो बच्चे का घर होता है, पहला घर होता है जहाँ बच्चे ने बढ़ना होता है। जी। तो अगर तो फाइब्रॉइड बाहर की तरफ है, जिससे बोलते हैं हम कि बाहर की तरफ सबसिरोजल फाइब्रॉइड्स है, बहुत बड़े भी हो जाते हैं लेकिन वो कभी इनफर्टिलिटी नहीं करवाते। उनके सिम्टम्स अलग होते हैं, वो कंप्रेशन सिंड्रोम्स करवाते हैं, बाहर पड़ना, पीछे हैं, आगे हैं, कहाँ पे है वो डिपेंड करता है। दूसरा आ जाता है कि हमारे जो यूट्रस की वॉल के अंदर है, मतलब एक कमरा है इसकी दीवारों के अंदर है, तो वो हो जाते हैं हमारे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ब्लीडिंग की प्रॉब्लम। उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। जो यूट्रस होता है उसकी सिंक्रोनिसिटी नहीं हो पाती है। ऑब्वियसली कोई एक गांठ बनी होएगी किसी चीज़ में तो वो अपना फ्लो नहीं ले पाएगा। दूसरा बच्चेदानी के अंदर है, सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड्स है, वो कंप्रेशन सिंड्रोम करा रहा है, वो बच्चे के बेड को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये 3-4 ये फाइब्रॉइड्स की टाइप होती है। और समटाइम कई बार क्या होता है फाइब्रॉइड सर्विक्स में भी आ जाते हैं, जिसको सर्वाइकल फाइब्रॉइड्स कह देते हैं। तो जैसे इन्होंने बता दिया, तो किस तरह से आप डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा इसी बात को के आगाज़ में समझाएंगे कि जैसे इन्होंने फाइब्राइड का जिक्र किया। जी, फाइब्राइड युथ चीज़ कि बच्चेदान हिम लब अंदरम तत मस्क्यूलर ठीक तथ मज हाइपरट्रॉफी, यानी कि तत सेल्स तम ज़्यादा मल्टीप्लाई करान ठीक तत सह ग फाइब्राइड तुम वन तो माज दोगल हिश खसान सह बढ़ान बढ़ान। अत वेरियस टाइप्स आसान, यह हेकि नेबर किन यूट्रसस बच्चेदान अंदर किन तुस वन यह अंदरमी आसान, अम सह एक्सेसिव ब्लीडिंग हेकान गसित। यह चीज़ कि अत हेको कनेक्ट कर प्रोन यह चीज़ कि यमिस लेडी ज़्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग गसान तमिस पज़ अकि लटि चेक करूँ कि तमिस मा अंदर किन फाइब्रॉइड्स, क्या तमिक रीजन वन ऑफ द ये कि तमिस मा हेकि फाइब्रॉइड अंदर तमिस, यानी कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड इथे पे नेबर तसान कि वन क्या फाइब्रॉइड रोल अत मज कि यह कित पे इंटरप्ट करान अत मज। यह बच्चस दिवान अत बच्चस ये 9 रेतन रोजन तमिस घर यह तमिस दिवान अत रोजन कहीं, तथ मज हिंड्रेंस गसान, जैसे जन अबॉर्शंस गसान पत, यह वन ऑफ द रीजन। जी, जैसे डॉक्टर अमनदीप कौर साहिबा जो अभी तक जो बात हुई इस डिजीज़ के हवाले से, ये बताइए कि क्या ये भी अगर हम इस सिलसिले में किसी एज के हवाले से बात करेंगे, ये किसी एज में मखसूस होता है या इसमें कोई एज का कोई अमल दखल नहीं है? नहीं सर, इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये शुरू कब होते हैं मेनार्की के बाद, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है। कोई डिफेक्ट है, किस तरह का डिफेक्ट है, जैसे जैसे
कोई भी औरत मेच्योरिटी की तरफ जाती है तब ये डिजीज़ आने शुरू हो जाते हैं। अगेन जैसे कि इन्होंने मुझे जो समझ आया, इन्होंने ये भी बताया कि ये फाइब्रॉइड्स होती हैं जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं मल्टीपल अबॉर्शंस के भी रोल जी, प्ले जी, करते जी, हैं। जी। इनफर्टिलिटी में तो इनका रोल होता ही होता है, जी। तो उसमें भी रोल प्ले करते हैं, अबॉर्शंस में भी प्ले करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि मेनोपॉज होने के बाद भी फाइब्रॉइड तो रहते क्या हैं। यही सिम्टम्स है कि कोई और सिम्टम है? नहीं, इनके सिम्टम्स ऐसे ही शुरू होते हैं, कंप्रेशन सिंड्रोम्स, हैवीनेस, पेन, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज की वजह से होता है, डिस्मेनोरिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, पेन हो गया, एंड फिर उसके बाद इनफर्टिलिटी सबसे मोस्ट कॉमन है, बच्चा ही नहीं हो पा रहा है, हो रहा है तो बार बार गिर रहा है, तो बच्चा आपके खराब पास हो आ रहा गया, है। आप डायग्नोज कैसे करते हैं? देखिए, हमारे पास जब पेशेंट आता है सबसे पहले तो हम फिजिकली एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट का, ठीक है, जी। हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री से हमें पता चल जाता है कि पेशेंट के जो पीरियड्स हैं या कुछ रॉन्ग है, समथिंग इज रॉन्ग। पेशेंट की हिस्ट्री से हमें सब कुछ पता मोस्टली चल ही जाता है 80% ऑफ जी। द डायग्नोसिस। फिर उसके बाद हम आगे जाते हैं, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो टेस्ट होते हैं वो अल्ट्रासाउंड के ऊपर इसको डायग्नोस किया जाता है। और हाँ, जैसे मैंने बोला एग्जामिनेशन, तो एक पीवी पर वेजाइनम एग्जामिनेशन होता है जिससे हम असेस कर सकते हैं कि जो बच्चेदानी का साइज है वो बड़ा है, जी। ठीक है, उससे भी हमारा कंफर्म हो गया। अब आते हैं हमारा रेडियोलॉजी पे, अल्ट्रासाउंड पे हम ये कंफर्म करते हैं कि कौन सी लोकेशन का है, ये कहाँ पे बैठा हुआ है, कि जो इसके सिम्टम्स है वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर इसका साइज क्या है। वैसे तो अगर हम बात करें तो जो फाइब्रॉइड की ग्रोथ रेट होती है वो बहुत कम होती है, जी। बट नाउ अगेन साइंस इज वेरी अनप्रडिक्टेबल। कई बार ऐसे केसेस भी आते हैं जो कि बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं फाइब्रॉइड, एग्जैक्टली। ठीक है जी। तो लेकिन फाइब्रॉइड एक ऐसी चीज होती है जो एक बार रिमूव कर दी जाए के द्वारा कम हाँ, चांसेस होते हैं आने के, कम होते हैं। एंडोमेट्रोमा के वो आ जाते हैं, वो जैसे आ आपने जाते बता हैं दिया। जी, इसके चांसेस कम होते हैं। तो इसमें आपके पास जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो किस तरह का ट्रीटमेंट इसमें किया जाता है? फाइब्रॉइड कभी भी रिवर्स नहीं होता, जैसे मैंने बताया था कि एंडोमेट्रोमा जो होते हैं वो रिवर्स हो रिवर्स जाते होते हैं, हैं, ठीक है, अगेन डिपेंड अपॉन द साइज। लेकिन जो फाइब्रॉइड्स होते हैं वो कभी रिवर्स नहीं होते। अगेन कहाँ पे हैं, किस साइज के हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है इसका ट्रीटमेंट। नाउ डेज जैसे आजकल लेप्रोस्कोपी से हम इजीली इसको रिमूव कर सकते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े साइज का क्यों ना हो, कहाँ भी हो, कैसे भी हो। अगर तो वो बच्चेदानी के बाहर है, पेट के अंदर बच्चेदानी के बाहर है, तो लेप्रोस्कोपी से हम रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे बोला था कि वो जो अगर फाइब्रॉइड है वो आपका सबमिकोजल है, बच्चेदानी के अंदर है, जहां तक कि हमारी दूरबीन नहीं पहुंच सकती है, उस केस में हम हिस्टेरोस्कोपी के थ्रू भी इसको रिमूव कर सकते हैं। TRC बोलते हैं उसको, TCRE बोलते हैं, कि आपने नीचे से दूरबीन डाली और नीचे से उसको बाहर निकाल दिया। सो साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम इसे इजीली ट्रीट कर सकते हैं। अगर एज अच्छी है पेशेंट की, एज मतलब क्राइटेरिया मतलब रिप्रोडक्टिव एज में फॉल कर रहा है, तो एक फाइब्रॉइड रिमूवल के साथ भी हमारी इनफर्टिलिटी जो होती है वो क्योर हो सकती है। मान लेते हैं किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है, उसको सिम्टम नहीं है लेकिन उसको ये मसला दरपेश है, तो क्या ये बताइए कि एक तो उसको मतलब अगर इनफर्टिलिटी पे इस पे असर पड़ता है तो उसको बच्चे की भी ज़रूरत नहीं है, क्या उसके बगैर जो एक औरत का, उस औरत का जो हेल्थ है, सेहत है, क्या उस पर कोई नेगेटिव पहलू पड़ सकता है कि उस चीज़ के लिए उसको लाजमी है इसका ट्रीटमेंट करना? जी नहीं, मेरे हिसाब से जो हम उसे पूछना चाह रहे हैं, कई लोगों के अंदर मिथ होता है आगे कैंसर तो नहीं बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फाइब्रॉइड कभी भी कैंसरस नहीं होते हैं, ठीक है, इसीलिए इसमें कोई इतना घबराने की जरूरत नहीं होती है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे जैसे अगर मीनोपॉज आ जाता है, फाइब्रॉइड का साइज छोटा हो तो ये अपने आप श्रिंक भी कर जाता है, हमें इसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अनटिल अनलेस ये पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तब हम उसको ट्रीट करेंगे, अदरवाइज नहीं। क्या फाइब्रॉइड को इसके बगैर USG के बगैर कोई और टेस्ट करने की ज़रूरत है? कि आया कभी ऐसा तो नहीं होता है कि फाइब्रॉइड डायग्नोज किया जाता है लेकिन वो वाकई में फाइब्रॉइड नहीं होता है, ऐसा तो नहीं है कुछ भी? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फाइब्रॉइड रेडियोलॉजिकली इजीली आइडेंटिफाइड होते हैं, उसके ऊपर भी आगे फर्दर CT स्कैन हो सकते हैं, MRI हो सकते हैं, वो भी अवेलेबल हैं और नाउ डेज हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, अब हम एक मौजू पे आ जाएंगे कि अगर किसी पेशेंट में इस तरह की प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड है, तो ये बच्चा ना बनने के सिलसिले में किस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और आपके पास जो IVF का तरीका इलाज है फिर वो किस तरह से मददगार साबित होगा? देखिए, अगर मैं बात करूं तो जो फाइब्रॉइड्स होते हैं, अगर ये गलत जगह पे बैठे हुए हैं, अगर हम IVF का ट्रीटमेंट कर भी देंगे, अगर ये वहाँ अंदर की तरफ है तो बच्चा गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अगेन डिपेंड, मैंने आपको बता ही दिया कि कहाँ पे है, कैसे है, हमें उस हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। अगर मैं आऊँ अपने IVF ट्रीटमेंट के ऊपर, तो IVF का जो ट्रीटमेंट होता है वो पूरा 1 मंथ का ट्रीटमेंट होता है और बहुत आसान ट्रीटमेंट है। ऐसा कुछ नहीं है कि पेशेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम से बीच में से गूंजना पड़ता है या कुछ ऐसा होना पड़ता है जो कि लोगों के अंदर मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहली बात तो पीरियड, हम पेशेंट के पीरियड के 2nd डे पे उनको बुलाते हैं,
ठीक है जी। सेकंड डे पे उनको बुला के देखते हैं कि हाँ भी उनको अंदर हार्मोन्स जो हैं वो ठीक हैं, कंट्रोल्ड हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर एक स्कैन के थ्रू देखा जाता है कि बच्चेदानी अंडेदानी ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक होता है तो हम उसके ऊपर पेशेंट के ऊपर आईवीएफ का ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं। काउंसलिंग पार्ट आता है, उसको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है कि इतने से ट्रीटमेंट से भी शायद तुम्हें इफेक्ट आ जाए कि आईवीएफ ना करना पड़े। यस, अगर नहीं आता तो आईवीएफ आपने कैसे प्रोसीड करना है, तो पेशेंट की वो काउंसलिंग होती है। देन हम आगे पेशेंट को फिर, अगर पेशेंट आईवीएफ ट्रीटमेंट का कैंडिडेट है तो इसको स्टिमुलेशन शुरू की जाती है। तो वो जो स्टिमुलेशन होती है वो 10-12 दिन की स्टिमुलेशन होती है कि उनको हार्मोन्स बनने के इंजेक्शन अंदर जाते हैं। कि जो नेचुरली क्या होता है कि ओवरी में 1 से 2 एक अंडा बनता है हर महीने में, लेकिन इस केस में हम कम से कम 5 से 6 अंडे बनाते हैं एक ओवरी में। तो उसके लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन जाते हैं। फिर आगे जो हम अंडे बना रहे हैं ये टाइम से पहले ना टूट जाए, एक और इंजेक्शन ऐड किया जाता है, वो 6वें दिन पे ऐड करते हैं हम लोग। उसके बाद जब हमारे अंडे बनके तैयार हो जाते हैं तो इनको तोड़ने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता है। जब कहते हैं कि एक टेस्ट करके देखते हैं, E2P4 नाम के हार्मोन्स होते हैं, हम चेक करते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है। फिर हम इनको HCG नाम का एक ट्रिगर होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है अंडे तोड़ने का। फिर उसी टाइम पीरियड 36 आवर्स के अंदर अंदर ये अंडे पिक कर लिए जाते हैं। उसके बाद हम हस्बैंड का जो सीमन होता है उसको लेके एक एम्ब्रियोलॉजी लैब होती है, डिश में बच्चा तैयार किया जाता है, भ्रूण तैयार किया जाता है। फिर वही बच्चा, अगर मदर के सारे हार्मोन्स का लेवल सही है तो वो बच्चा जो होता है उसकी कोख में रख दिया जाता है। जी जी, ठीक है। फिर उसके बाद मरीज को कुछ दवाइयाँ चलती हैं, कुछ जैसे ये आईवीएफ का प्रोसीजर है, हम नेचर से बाहर हट के ये चीज़ अपने कंट्रोल में लेके कर रहे हैं, तो कुछ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जाती हैं, एक सपोर्टिव मेडिसिन जाती है फॉर प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम पेशेंट को 14 डेज पे बुला के एक बीटा सीजी नाम का टेस्ट वो होता कौन है। सा टेस्ट होता है उसकी थोड़ा सा आप डिटेल में दे दीजिए कि वो फिर पॉजिटिव आ जाता है फिर, जी। या वो तो जरा सा वो बीटा सीजी ये होता है कि उसके अंदर प्रेगनेंसी का लेवल चेक करते हैं 14 डेज के बाद। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो मरीज को फिर आगे 14 डेज का टाइम दिया जाता है कि उसमें फिर हम देखते हैं कि बच्चे की धड़कन भी तैयार हो चुकी होती है। तो आईवीएफ का ये टोटल प्रोसीजर होता है, जिसके बाद हर औरत अपना नॉर्मल लाइफ आगे लीड कर सकती है 9 months तक इजीली अनटिल अनलेस उसमें कोई प्रॉब्लम ना आई हो। जी। तो डॉक्टर अफशरा मंजूर साहिबा तुम वन तो सान मतलब वुचन वाले तो बोजन वाले ये कत कि अगर वन कंस अमि किस्म कह प्रॉब्लम तो वन यन तम तह निश यून तम यन ये तरीका इलाज कर तो कित यू तुम एड्रेस वो मेन कत बह गोडनेथ ये चीज़ एक्सप्लेन कर कि यह खाली कि यूट्राइन फाइब्रॉइड्स खतर IVF यमिस लो ओवेरियन रिजर्व ट्यूबल ब्लॉक या इथे पे फाइब्रॉइड यूट्रस तिमन खतर IVF या तिम ये केसेस कि मन मन सोरी क्या नॉर्मल मेल फैक्टर नॉर्मल मगर तो पत प्रेगनेंसी अचीव गसान या मेलस में वन ऑफ द फैक्टर्स में प्रॉब्लम होती है, तो उस चीज़ के लिए IVF है। एंड IVF यूता बोड़ कि फैंसी चीज़ कि अत मज अजाब एंड ऑल दैट ना यह सारी मिथ्स क्या कंस एक्सपीरियंस कह रोजान सह पन एक्सपीरियंस शेयर करान, इसलिए मिथ अमी तरीके बनान कि ना IVF हो कि मगर यह टाइम सेविंग तो बे अकिस पेशेंट सुन सो फ्यूचर तो सिक्योर कहीं ना कहीं करान यमन कहीं अंदान बावजूद इसके कि ज़्यादा मेडिकेशन इस्तेमाल कर डॉक्टर नश कंसल्ट कोर्मुत तो पत प्रेगनेंसी अचीव कर्म कहें क्या हेको न एक्सेस मेडिकेशन अकिस पेशेंटस दिख क्या तमिक ज़्यादा साइड इफेक्ट्स सह सोन रीज़न कि AMH लो ग सो यम सारी चीज़ क्लब कर अगर वन IVF सोल्यूशन तिमन कपल्सन हिंद खतर यमन कह रीज़न तिमन हेकान प्रेगनेंसी अचीव गसित कि अत प्रोसीजरस नश लगान रेत अस नश गोड पेशेंट तम सज हिस्ट्री गसान गोड तम सुन रिकॉर्ड चेक करान पे तिमन केसन IVF ज़रूरत या नेचुरल तमी अकॉर्डिंग पे प्लान करान पत IVF ये ज़रूरत तिमन काउंसलिंग करान असल टाइम तिमन स्पेंड करान तिमन वन कि तुंद खतर क्या IVF ज़रूरी एंड अम वगर क्या ऑप्शन युथु ये चीज़ पेशेंटन पन एक्सप्लेन करान
तिमन ति छु समझ यिवान कि ना यिम बनान ये अस छि ति छु सही बेटर ऑप्शन पछ तत अस के तैयारी गछान के अस यूट्रस थोड़ा सा प्रिपेयर करन अस तत के दवा दिवान कुन पे कस पेशेंट छु पेवा रेतस रुकुन ये श्रीनगर तो पछ कस पेशेंटस छु आसान थोड़ा बहुत ज्यादा पमत यूट्रस थोड़ा वीक होता है या ओवरीज छु आसान वीक तो तिमन छु इस वनान कि तुम रुकियो सा 2-3 महीने आप यहाँ कोर्स कंप्लीट करके फिर वहाँ चले जाए युथि स्टिमुलेशन छु गछान 10-12 दोन पछ एग पिकअप प्रोसीजर गछान यत मजिम स्टिमुलेशन इंजेक्शन यम दित में छु आसान यत मज एग्स बनाने छु कोशिश करान तिम छु रिटेन करान ठीक छ तम पत क्या छु गछान तम द छु इस मेल युस पार्टनर छु आसान एमिस युस एमिस हस्बैंड छु आसान तम सुन सैंपल छु इस रिटेन करान तम पत छु इस लैब में यम दोशवे सैंपल यम छु आसान एग्स छु आसान बे ये सीमेन छु आसान अश तम स्पर्म रिट्रीव करान पत छु लैब में प्रोसेस करान 5 दो युथि एम्ब्रियो छु बनान ब्लास्टोसिस स्टेजेस पे छु वातनावा पत छु इस एमिस लेडी हिंदिस यूट्रस में ट्रांसफर करान तो उसके बाद फिर 14 डेज के बाद हम उसका एक टेस्ट लगाते हैं हार्मोन का टेस्ट लगाते हैं जिसको हम बीटा HCG कहते हैं उससे हमें पता चलता है कि ये ट्रीटमेंट जो है इस लेडी का सक्सेसफुल हुआ है या नहीं क्योंकि हम अपने पेशेंट्स को तिमन ये तिवान कि IVF छु अख ट्रीटमेंट बट ये छु अख 100% गारंटीड थिंग कहीं कि इस वनो कि अस दी तीता पोंस तो अस करनो IVF तो बस पॉजिटिव रिजल्ट ये सन सक्सेस रेट अगर इस 10 पेशेंटन ट्रीटमेंट करान 7 से 8 पॉजिटिव हो जाते हैं 2 रह जाते हैं एंड 2 रह क्यों जाते हैं ये हमें भी नहीं पता होता है एट टाइम्स क्या इसकी यह गारंटी ट्रीटमेंट कहें तेल करना हम सारी IVF सो 14 डे पे हमें पता चलता है एक्चुअली इसका जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। जी तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे मजीद? देखिए इन्होंने जो बोला है कि जो IVF होता है इसमें 100% गारंटी नहीं होती है। यस हम ये कह सकते हैं कि हमारे सक्सेस रेट हमारे अकॉर्डिंगली हर बैच में 60 to 70 to 80% तक के होते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि 2 रह भी गए उनका क्या कारण है वो हमें नहीं पता होता क्योंकि समटाइम क्या होता है इसमें इडियोपैथिक एक वर्ड होता है कि जिसकी कोई अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है। कई बार क्या होता है कि इनफर्टिलिटी हो रही है सब कुछ ठीक है फिर भी क्यों हो रही है कोई रीजन ही नहीं है इडियोपैथिक है तो उसको इडियोपैथिक बोल देते हैं। वो वर्ड आता है इडियोपैथिक जिसका हमें नहीं पता है कि क्यों हो रहा है क्या रीजन है अननोन कॉजेज में आ जाते हैं। तो इन दैट केस यस फर्स्ट टाइम में अगर नहीं हो रहा तो सेकंड टाइम में फर्टिलिटी के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। रीज़न बीइंग कि जो हमारी बॉडी में कमियां होती हैं जो हम मेडिसिन हमने फर्स्ट साइकिल में ली होती हैं वो भी हेल्प करती हैं रोल प्ले करती हैं आगे जाके फर्दर। सो सेकंड टाइम में चांसेस बढ़ जाते हैं समटाइम्स। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं होती कि भाई एक बार में अगर नहीं हुआ तो हम दूसरी अटेम्प्ट लेंगे ही नहीं। आप अपने डॉक्टर पे भरोसा रखिए और दूसरी बार भी अटेम्प्ट लीजिए हो सकता है कि आपको हो भी जाए। ये बताइए अभी जो आपने अभी ट्रीटमेंट के हवाले से आपने बात की आपने जिस तरह से फाइब्राइड के हवाले से आपने कहा कि इसमें कौन सा तरीका इलाज हमारे पास मौजूद है तो लेप्रोस्कोपी के हवाले से थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से वो मतलब अपनाया जाता है किस तरह से किया जाता है उसमें थोड़ा सा मज़ीद जानकारी। जी लेप्रोस्कोपी क्या होता है कि हमने ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये दूरबीन के थ्रू जिसे कहते हैं कि कैमरा जो हमें पेट पे बड़ा सा कट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है जी। इसमें छोटे छोटे 3 से 4 कट लगते हैं और अबाउट 1 सेंटीमीटर के कट होते हैं। एक कैमरा होता है और बाकी के इंस्ट्रूमेंट काम कर रहे होते हैं 1 सेंटीमीटर के होल्स होते हैं। उसके थ्रू जाके हम लोग जो फाइब्रॉइड जिस लोकेशन पे होते हैं वहाँ से निकाल दिए जाते हैं सेपरेट करके बच्चेदानी की बंतर बना दी जाती है दोबारा से और फिर जो वो फाइब्रॉइड होते हैं वो हम उसे बाहर से निकाल देते हैं। सो इसमें क्या इसका फ़ायदा क्या होता है लेप्रोस्कोपी का ओपन सर्जरी से एक कि इसमें जो हीलिंग प्रोसेस वो फास्ट हो जाता है। दूसरा बॉडी में एडिशंस कम बनती हैं ठीक है जी। तो पेशेंट की जो कहते हैं कि रिकवरी फास्ट हो जाती है लेप्रोस्कोपी के थ्रू और डैमेज कम होता है और इजी पेशेंट के लिए भी इजी है डॉक्टर्स के लिए भी इजी हो जाती है। जैसे अभी डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा ये यमो दिस जानकारी ऐसे आत मुतल्लिक के मतलब ट्रीटमेंट क्या या यमो कर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हवाले कर यमो कत या तय वनो ऐसे कि IVF तरीके इलाज क्योंकि वन प्रत कुछ चीज़स मज चैलेंजेस क्या कुछ किस्म का चैलेंज मा अत दौरान या ये पेशेंटन क्या यहां वन कस पेशेंस पस तिम तोता थवन या तिमन मा यह पीरियड टाइम आज पे अत दौरान ये तुम वोनो टेस्ट पे
14 डेज 15 डेज बाद करना कम किस्मिक एहतियात वर्तावन तो क्या करना चाहिए इस तरह के विषय गोडनिची कथ बे टॉपिकस पे वातान कि अवेयरनेस चीज़ एक्सेप्ट करें कि अस हसा दितुक यह रिकमेंड कोरुक ऐसी ट्रीटमेंट क्या IVF कर यह चीज़ अकिस पेशेंटस एक्सेप्ट कर सह क्या हेकान एक्सेप्ट कर बिकॉज सह ट्रॉमेटाइज्ड गोमुत तमिस हुमिस नश मशवर बूजमुत यमिस नश मशवर बूजित तमिस वारिया स्ट्रगल कोर्मुत यम सह कन्फ्यूज गसान पेशेंट युस कि कहीं ना कहीं असी लुक अत ना रेस्पॉन्सिबल मगर यह चीज़ कि यमन पेशेंट यह चीज़ समझने ज़रूरत पान इवेलुएट कर पान पारुन यमन चीज़न रिलेटेड बे कैसे एक्सपर्टस सती एडवाइस डिस्कशन कर सह कर पे एडवाइस कि तुंद खतर क्या सही क्या कि IVF चीज़ फॉर एग्जांपल बस कह चैलेंज पन्ने जाए मतलब ना फेस करान फेस बह यह करान कि मतलब कह पेशेंट तमिस सह क्लासिकल केस ऑफ IVF बट तमिस यह कथ समझी कि ना सा मे क्या IVF सह तो पे वन ना सा तु दीव सा अस नेचुरल ट्राई सोन चीज़ वरदान युथी पेशेंट सोन मकसद आसान कि वातनावो अमिस फ़ायदे यह कि अगर ये पेशेंट नेचुरल ट्राई वाला होगा तो हम इसे नेचुरल ट्राई देंगे, अगर ये IVF का ही केस होगा तो हम IVF के बगैर उसको कोई और ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज हमें पता है हम पेशेंट के बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं और हमारा मोटिव भी वही है। हमसे अगर उम्मीद करेगा IVF पेशेंट कि हमें नेचुरल ट्राई दी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता हमारे थ्रू। ये चीज़ है क्योंकि पेशेंट के साथ गलत नहीं करना है, क्योंकि वो पेशेंट ऑलरेडी र्यूंड होकर ही हमारे पास आता है, चाहे वो पैसे की नज़रिए से हम देखें या उसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ होता है, सारा जो मेंटल उसकी हेल्थ पे असर पड़ा होता है उसको लेकर। क्या इसकी छोटा हाई एंड ट्रीटमेंट है ये, क्योंकि उसके बाद हम वो उधर में वो हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। और रहा सवाल पेशेंट्स जो IVF कराते हैं उनका क्या स्ट्रगल रहता है, डेफिनेटली ये मिस पर बीतान जो सुई है कि समझे, है ना, तो उनके लिए तो बिट चैलेंजिंग है ही है। तो आपसे हम जानना चाहेंगे, आप क्योंकि आप 2017 से आप वाबस्ता है वरदान के साथ, तो कितनी फैमिलीज़ को आपने इस तरह की खुशी दी है, और जब आप उनसे मिलते हैं तो उनका किस तरह का रिस्पॉन्स रहता है आपके साथ? देखिए जी, अगर तो मैं काउंट करने पे आऊँ तो काउंट नहीं है मेरे पास कोई भी कि हमने कितने जी हमने बहुत सारे लोगों को खुशियाँ दी है, चाहे वो इंडियन पेशेंट हो, चाहे वो अब्रॉड का हो, बाहर से हो, कहीं से भी हो, तो हमने उनको दी है। और पेशेंट हमारा बहुत रिगार्ड करते हैं, बहुत खुश होकर जाते हैं ट्रीटमेंट से, बिकॉज यहाँ पे हाई एंड क्वालिटीज़ ट्रीटमेंट दी जाती है। कोई पेशेंट से किसी तरीके का जिसे कहते हैं कि सब कुछ उसको सामने बताया जाता है, कोई भी छुपाया नहीं जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट को ना पता हो, सब कुछ बता के क्लियर करके फिर ही करा जाता है। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो पेशेंट जिस कैटेगरी में फॉल करता है उसको उसी तरीके का ट्रीटमेंट किया जाता है। अब आप मुझे कहेंगे कि एक 45 लेडी को अगर आप नेचुरल साइकिल पे लाओ तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने खुद हमें होता है, पेशेंट्स आते हैं ऐसा बोलने कि 45 को नॉर्मली ट्राई दो, तो हमें पता है कि जो एग्स की क्वालिटी है, काउंट है, वो है ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या उनका वेस्ट करने का। सो मैं सब लोगों को ये मैसेज कन्वे करना चाहती हूँ कि आप मेरे इन मैसेजेस के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज मिल चुकी होएगी, लेकिन अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आपके दिमाग में कोई क्वेरीज है, तो आप श्रीनगर वाले सेंटर पे आके मिलिए हमसे, वहाँ से अपने प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए, फिर फर्दर आपका जो ट्रीटमेंट होगा हम उसी अकॉर्डिंगली आपको एक्सप्लेन करके आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। वी एश्योर यू कि हम आपको सही ट्रीटमेंट देंगे, कि ऐसा कुछ भी आपसे हिडन नहीं है जो आपको ना पता। थैंक यू। तो डॉक्टर अफशाना मंजूर साहिबा, आपका मुख्तसरन मैसेज है? जी, मेरा शॉर्ट मैसेज यही रहेगा कि व्हाटएवर जो भी आपके साथ कंडीशन है, आप हमसे मिलें, हम आपको वही एडवाइस करेंगे जो आपके लिए बेस्ट होगा। हम डेफिनेटली आपकी भी सुनेंगे, बट डॉक्टर्स हम हैं, सो हमें प्लीज़ डिसाइड करने दीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। थैंक यू। डॉक्टर अफशाना मंजूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रमनदीप कौर साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समझा दिया। नाज़रीन मोहतरम, तुहंद सठा शुक्रिया, चूँकि अज़किस यथ एपिसोडस मज बूजू तुह बाज़ाब्तु पठन जी जन फाइब्राइड बेमारी जी जन सो प्रॉब्लम तो तथ क्या वजह तथ क्या कारण तो तथ क्या इलाज तो तम पे IVF तरीके इलाज कर तो सह कित अमलावन। अगर इस सिलसिले में आपको कोई प्रॉब्लम है, आप किसी मसले से दो चार हैं, तो आप इनके सेंटर से रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर है 7814 792 726।
आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में एक और मौजू के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।